अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि मज़ीद तफसीलात सामने आ गई हैं। जलसा मनसूखी के हवाले से अली अमीन गंडापुर साहब ने भी कुछ चीज़ें तफसील से बताई हैं और इसको थोड़ा सा लिंक करेंगे हम, जो इमरान खान साहब ने आज जेल में गुफ्तगू किया उसके हवाले से भी। इसके साथ साथ आज ख़ास तौर पर बात करेंगे कि जो कौमी असम्बली का इजलास हुआ है उसके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है, हुकूमती रहनुमाओं पर भी हो रही है और PTI के रहनुमाओं पर भी हो रही है और हर तरफ से हो रही है। और उसकी वजह यही बताई जा रही है कि जो इस वक्त हमें समझ में आती है सूरत हाल मुल्क की है, और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में जो एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, बल्कि एक सीरीज़ ऑफ वाक़यात पेश आई हैं, उसके बाद जितनी मैच्योर और संजीदा तकारीर होनी चाहिए थी कौमी असम्बली में, वो हमें उस तरह से दिखाई नहीं दी, जिसकी वजह से तनकीद का निशाना दोनों तरफ की क़यादत बनी। इसके ऊपर भी बात करते हैं। और फिर उसके बाद एक जो पाकिस्तान की इकॉनमी की सूरत हाल, इसके हवाले से डॉन न्यूज़ में एक रिपोर्ट शाया हुई है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। पतन ने कुछ मज़ीद हलकों का ऑडिट किया है और वो ऑडिट से क्या बता रहे हैं इसके बारे में मज़ीद इंकशाफ भी करेंगे। और फिर कुछ खबर आपको देंगे मियाँ वाली की भी, यहाँ पर भी कुछ हालात कशीदा होने की इत्तलात मौसूल हुई हैं। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले आपके सामने रखते हैं ज़रा पॉलिटिकल सिचुएशन पाकिस्तान की, क्योंकि अब हुकूमत को 2 दिन बाद होश आई है, या उन्हें कहा गया है, या जो भी आप समझ लें, उनकी मजबूरी है, जिसके बाद अब वो शुरू हो गए हैं ये नैरेटिव बनाना कि जी PTI तो ख़ुद ही जलसा नहीं करना चाहती थी, इनको या तो कोई अपनी कमी का ख़दशा था कि जी हम अच्छा जलसा नहीं कर सकेंगे, इस वजह से ये जलसे से ख़ुद ही पीछे हट रही थी। और कहीं ये बयानिया बनाया जा रहा है कि जो इनकी क़यादत है, दरअसल चूँकि इमरान खान साहब को बाहर ही नहीं निकालना चाहती, इसलिए वो कोई तहरीक चलाना ही नहीं चाहती, तो इसलिए भी ये बार बार जलसे नहीं करते और मुलतवी कर देते हैं। तो इस तरीके का एक नैरेटिव बना के कोशिश की जा रही थी कि जो ये एक तासुर है कि जी PTI से रिक्वेस्ट करके या राब्ता करके बाकायदा तौर पर ये जलसा मुलतवी करवाया गया, मनसूख करवाया गया। तो ये नैरेटिव बनाने की हुकूमत ने कोशिश की, लेकिन ये जब होश आई है हुकूमत को, तो उससे पहले ही वो चीज़ें इतनी ज़्यादा अब खुल चुकी थी मुख्तलिफ़ सहाफ़ियों की तरफ से भी और ख़ुद PTI की लीडरशिप की तरफ से भी, कि अब ये बात ढकी छुपी नहीं रही। और आज जो इसके मरकज़ी किरदार हैं इस सारे प्रोसेस के, वो थे अली अमीन गंडापुर साहब। तो उनसे भी आज मेहर बुखारी साहिबा ने जो इंटरव्यू किया दुनिया न्यूज़ के लिए, उसमें उन्होंने इसको वाज़ेह तौर पर और भी खुल के बता दिया है कि क्या हुआ और कैसे हुआ। तो उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट ने अली अमीन गंडापुर साहब से रब्ता किया और अली अमीन गंडापुर साहब ने उन्हें कहा कि वो किसी सूरत जलसा मुलतवी नहीं कर सकते, ये उनके पास इख्तियार ही नहीं है और ना ही उनके जलसा मुलतवी करने के ऊपर कोई रुकेगा। तो इमरान खान साहब के कहे बगैर तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि मेरे दायरा इख्तियार से ये बाहर की बात है। तो इस पर उन्होंने कहा कि आपकी इमरान खान साहब से कॉल पे बात करवा देते हैं। तो अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि मैंने उन्हें कहा कि कॉल पे बात करने से मैं यकीन नहीं कर सकता, क्योंकि भाई कॉल तो किसी से भी आप कोई ऑडियो फेक ऑडियो बना के भी आवाज़ तो करवा सकते हैं, या तो आप वीडियो कॉल करवाएं या इमरान खान को यहाँ पे बुलवा लें मेरे सामने। अगर वो ख़ुद मुझे सामने कह देते हैं तो बिल्कुल इसके ऊपर हम अमल दरामद कर लेंगे। हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते अगर इमरान खान हमें रोक दे, और एक कदम हम पीछे नहीं हट सकते अगर वो हमें हुक्म दे दे, तो हमने तो उसके हुक्म पे चलना है। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि फिर ये तो ज़ाहिर है मुमकिन नहीं कि इमरान खान को यहाँ लाया जाए, तो ये कर लेते हैं कि जी आप अपना कोई काबिल एतमाद बंदा जो है उसको भेज दें, जिसकी हम इमरान खान साहब से मुलाकात करा देते हैं और उसके बाद वो अहकामात लेकर आ जाए। तो फिर उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब ने आज़म सवाती साहब को वहाँ पर भेजा और आज़म सवाती साहब ने जाके वो हालात जो इस्टेब्लिशमेंट के थ्रू अली अमीन तक पहुँचे, अली अमीन ने फिर वो हालात आज़म सवाती के थ्रू इमरान खान साहब तक भी पहुँचाए, और इमरान खान साहब ने फिर आज़म सवाती साहब से मुलाकात करके मजबूरन ये कहा कि ठीक है, फिर अगर हालात ऐसे हैं तो फिर कर दें जलसा मनसूख। और फिर आके बैरिस्टर गौहर और आज़म सवाती साहब ने अडयाला जेल के बाहर ये अनाउंसमेंट भी बाकायदा की। तो ये अब एक पूरी जो एक आप कह लें कि सीरीज़ है इवेंट्स की, ये इस तरीके से बनती हुई नज़र आ रही है। तो इसमें हर कोई अपनी जगह पे सच्चा है, यानी अगर इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से उनकी कोई बात नहीं हो रही, तो वो भी फिर ठीक बात कह रहे हैं, क्योंकि डायरेक्टली रब्ता इसका मतलब है इमरान खान से नहीं किया गया। और अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो एक इसमें
दरमियान में राब्ताकारी कर रहे थे। और दूसरी तरफ ये भी बात दुरुस्त है कि बेसिकली तो फिर वहाँ से ही दबाव आया है, जिसकी वजह से दबाव आप कह लें या जो भी आप कह लें कि ये कहा गया है उनकी तरफ से ही, तो फिर उसके बाद ये जलसा हुआ। तो ये इस हद तक भी ये बात भी दुरुस्त है। और जो लोग अली अमीन को इसमें निशाना बना रहे थे कि जी उन्होंने शायद अपने तौर पर ये कोई फ़ैसला किया और उसको इस तरीके से इमरान खान तक इंफॉर्मेशन पहुँचाई कि उन्हें ये करना पड़ा, तो मेरा ख्याल है अली अमीन भी सारे मामले में फिर क्लियर हो जाते हैं कि उन्होंने अपने तौर पर कोई भी फ़ैसला नहीं किया। अलबत्ता उन्होंने एक मैसेज ज़रूर कन्वे कर दिया जो खान साहब तक वो कर सकते थे। तो ये अब पूरा जो है एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स जो है वो नज़र आती है। लेकिन इसके ऊपर फिल वक्त जो चीज़ें हैं वो ये कि अब इससे जो हाइप बन गई है, एक जलसा मुलतवी करने से जो हाइप बन गई है, मुझे ये लग रहा है कि ये उल्टा ख़ुद इस हुकूमत और जितना भी ये पूरा निज़ाम है ये उसके अपने ख़िलाफ़ ही गई है ये सारी सूरत हाल। उसकी वजह ये है कि अब और ज़्यादा इस चीज़ का एक बन गया है, ज़िद भी, अना भी, और एक कारकुन भी जज्बाती हो चुके हैं कि जी हमें पहले भी जलसा नहीं करने दिया गया, तो अब उनके अंदर भी एक अलग ही जोश जज्बा है। और ख़ुद खान साहब को भी शायद अंदाज़ा हुआ है कि ये जलसा मुलतवी करवाया गया है उनसे। अब वो सही इन्फॉर्मेशन दे के कराया गया है या गलत इन्फॉर्मेशन दे के कराया गया है, लेकिन बहरहाल उन्हें जो भी इंफॉर्मेशन दी गई उसके बाद उन्होंने ये फ़ैसला किया है। तो इमरान खान साहब को भी अंदाज़ा है कि इमरान खान साहब जिस तरह की एक एग्रेसिव क्रिकेट खेलते रहे ना, वो इस तरह की करते रहे हैं क्रिकेट के, जहाँ उन्हें लगता है ना कि भाई बंदा अब बिल्कुल फंसा हुआ है, तो वो फिर वहाँ पे उसे स्पेस नहीं देते। क्योंकि जहाँ आपको लगे ना कि जी 5-6 विकेटें गिर गई हैं, मैच हमारे जेब में है, तो आप वहाँ पे अगर रिलैक्स हो जाएं तो पता नहीं लगता कि 5वीं-6वीं विकेट की शराकत में भी अच्छी खासी अगर पेयर बन जाए और अच्छी खासी बैटिंग लग जाए तो मैच बाजू का जीता हुआ आपकी जेब से निकल सकता है। और पाकिस्तान की टीम हम कई दफ़ा देख चुके हैं कि इस तरीके से मैच हार चुकी है। तो इमरान खान साहब जिस टाइप की क्रिकेट खेलते रहे वो ये देख लेते हैं, जबकि मुखालिफ जो है वो मुकम्मल तौर पर अब जकड़ा हुआ है और जेब में है जीत, तो इसके बावजूद भी वो वहाँ से अपनी जो गिरफ्त है उसको लूज़ नहीं करते जब तक कि आखिरी बॉल जो है वो ना फेंक ली जाए। तो यही फार्मूला वो सियासत में भी रखते हैं कि जब उन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि अब बिल्कुल उनका एक गिरफ्त है, तो फिर वहाँ पर वो लूज़ नहीं कर रहे होते चीज़। अब यहाँ पर जब एक पूरी हाइप भी बन चुकी थी, एक पूरा माहौल बन चुका था और एंड टाइम पर जिस तरीके से जलसा मनसूख हुआ, तो इस बात से इमरान खान साहब भी कोई राज़ी या मुतमईन नज़र नहीं आ रहे और उनको भी इस बात की एक बेचैनी है कि ये बिल्कुल जलसा होना चाहिए था, लेकिन ये जिस तरीके से भी मुलतवी करवाया गया, लेकिन बहरहाल मुलतवी होने से इमरान खान साहब को लगता है कि इससे नुकसान हुआ है और लोगों के जज्बात भी, कारकुनों के जज्बात भी जो हैं वो इससे यकीनी तौर पर मायूसी की तरफ गए हैं। और उसके बाद अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप अंदाज़ा लगा लें कि ऐसा लग रहा है कि अब कारकुन इमरान खान साहब के भी फ़ैसले के ऊपर इवन उस तरह से राज़ी बाजी नहीं है। मतलब ये बात ठीक है कि अगर इमरान खान साहब ने जलसा मुलतवी करा दिया तो वो रुक गए, जलसा नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इस बात के ऊपर खुश हुए या मुतमईन हो गए कि ठीक है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर खान ने, उन्होंने कहा है कि खान ने भी कहा है तो फिर भी हमें प्रॉब्लम है, लेकिन अब हमारी मुश्किल ये है कि हम खान की बात के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते। तो अब उस नहज पर कारकुन आ गया है और लोगों का जो एक इस वक्त आप कह सकते हैं कि जो प्रेशर बन गया है या जो एक लावा अंदर पूरा तैयार है वो इस लेवल तक आ गया है कि लोग इस तरह निकलना चाहते हैं अब कि वो इमरान खान की भी अब बात को खातिर में नहीं लाना चाहते कि अगर खान भी रोके तो ना रुको। अब उनकी इस तरह की जैसे सिचुएशन हुई पड़ी है, तो ये एक काफ़ी अलार्मिंग चीज़ है कि अगर इस लेवल के लोगों के जज्बात हैं तो मेरा ख्याल है इस रजीम के लिए ये काफ़ी परेशान कुन बात है कि फिर जलसा जो इन्होंने मुलतवी करवाया है उससे तो लोगों की जो एक और रिएक्शन है वो बढ़कर आ सकता है सामने। तो बहरहाल लेट्स सी जी 8 सितंबर वाले दिन क्या होता है, लेकिन फ़िलहाल जो यहाँ पर एक माहौल बन रहा है उसमें ये देखना पड़ेगा कि अमन अमान की सूरत हाल रहती कैसे है, क्योंकि इस वक्त पूरे मुल्क में एक अजीब सी बेचैनी और बदअमनी की लहर नज़र आ रही है। आपको मैंने बलूचिस्तान के हालात के बारे में तफसीलन बताया, हलाकतें वहाँ पर और बढ़ गई हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पर वहाँ पर गाड़ियों को आग लगाई गई है और उसके अलावा भी काफ़ी वहाँ पर जो सिचुएशन है वो ख़राब है। कई इलाके जो हैं ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल वो कट ऑफ हुए हुए हैं। तो इस सारी सिचुएशन में बलूचिस्तान है, तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मियाँ वाली से और कल तो कराची से भी ऐसी ख़बरें आई कि वहाँ पर जो चहलम का जुलूस था
हज़रत इमाम हुसैन रज़ी ताला अन्हु के चलम का जो जुलूस था उसके हवाले से भी वहाँ पे भी कुछ गड़बड़ हुई मामलात में। फिर इधर मियाँ वाली से भी आज ऐसी खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर भी कुछ आपस में बदअमनी की लहर बहनी है और वहाँ पर भी लोगों का कुछ आपस में आमना सामना हुआ है, कशीदगी हुई है, जिसके बाद वहाँ पर 2 पुलिस अफसरों को हटाए जाने की भी इत्तलात आ रही हैं। तो वहाँ पर भी काफ़ी इस तरह की सिचुएशन है। अल्लाह हमारे मुल्क को महफूज रखे। फिर उसके अलावा जो आपको मालूम है कि एक थ्रू आउट दहशतगर्दी का तो कहीं पे भी आप हमेशा खैबर पख्तूनख्वा में ख़ास तौर पर मुख्तलिफ़ काफ़िलों पर, चौकियों पर हमलों वगैरह का सिलसिला और जो एक ऑपरेशन चलता रहता है वहाँ पर, उसकी वजह से भी एक सिलसिला रहता है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए एक अजीब सी आप ये तो कह सकते हैं कि अनईजीनेस है और उसकी वजह से ये ख़दशा रहता है कि किसी भी वक्त खुदा न खास्ता इस तरह के किसी भी इज्तिमा के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट किए जा सकते हैं। तो अब क्या वो हुकूमत सिर्फ उसको यूज़ करेगी इन तमाम चीज़ों को, या इसके लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी ताकि इन्होंने जो जलसा करना है वो तो करके फारिग हों बीच में से। तो ये एक देखने वाली चीज़ होगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो आज एक सीरियसनेस इन तमाम मामलात के ऊपर नज़र आनी चाहिए थी कौमी असम्बली में, वो चाहे हुकूमत हो चाहे अपोजिशन हो, किसी की तरफ से उस तरह नज़र नहीं आ रही थी। मैं इसलिए ये बात कर रही हूँ कि मैं आज सारा दिन मुख्तलिफ लोगों के देख रही थी रिएक्शंस भी। तो ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो भी इस बात के ऊपर ताने मार रहे हैं बैठकर, वज़ीर दिफा हैं आप और ताने मार रहे हैं आप बैठकर कि जी वो जो लोग मिसिंग पर्सनस की आवाज़ उठाते हैं, ये जो आ जाते हैं धरने करने के लिए, अब वो क्यों नहीं इस पे बात कर रहे, और इस तरह की बातें और यूट्यूबर्स को बातें और एंकर्स को बातें, तो ये चीज़ें उनकी तरफ से आ रही हैं। और मोहसिन नकवी साहब को कोई मैंने नहीं देखा कि उन्होंने कोई इसके ऊपर, जो कि वज़ीर दाखिला हैं, उनकी तरफ से कोई बड़ा कोई सीरियस स्टेटमेंट आया हो, या देखा गया हो कि सरफराज बुगटी साहब जो वज़ीर आला हैं बलूचिस्तान के, या पीपल्स पार्टी जो कि एक उसमें इत्तेहादी हुकूमत में भी है, तो उनकी तो कोई हमें ऐसा बड़ा लीडर नज़र नहीं आया जो इस मामले के ऊपर आके खुलकर जिसने बात की हो या कोई पॉलिसी स्टेटमेंट दिया हो। आया भी है कोई तो उसने कोई एक आधा मजम्मती ट्वीट कर दिया है, दूसरा कोई आया है तो उसने आके ऐसे मौके को गनीमत जाना है कि वो मुखालिफिन के साथ अपना स्कोर सेटल कर ले, और यही चीज़ें करते हुए ये आज सारा दिन हमें नज़र आए हैं। और कौमी असम्बली में भी इसी किस्म की गुफ्तगू सिवाय असद कैसर के मेरा ख्याल है किसी ने भी इस मामले के ऊपर कोई ख़ास बात नहीं की है। आज शेर अफजल मरवत साहब का भी काफ़ी चर्चा रहा है, उन्होंने भी जो कौमी असम्बली में आज तकरीर की तो वो अपनी जो गिरफ्तारी का मामला था उसको बड़े एक फ़नी अंदाज से बता रहे थे, और उसके ऊपर सारे जो लोग वहाँ मेंबर्स बैठे हुए थे वो भी बड़ा इंजॉय कर रहे थे, और अयाज सादिक साहब भी उसका बड़ा जायज़ा ले रहे थे, और अजीब सी एक मतलब वो माहौल लग रहा था। तो उस तकरीर से कहीं ये महसूस नहीं हो रहा था कि कहीं कोई दर्द इन अवामी नुमाइंदों के अंदर मौजूद है, या कोई इस बात के लिए फ़िक्र कर रहा है कि मुल्क के हालात कैसे हैं। पीटीआई वाले तो इस लिहाज से भी तनकीद कर रहे थे आज अपने ही लोगों के ऊपर कि भाई आप कल हमें बता रहे हैं कि जेल अमला तब्दील हो गया है, इमरान खान आज बात कर रहा है जेल के अंदर कि उसकी जान को ख़तरा है और सिक्योरिटी नहीं है, सेफ्टी उनकी नहीं है, और वो इस बात में परेशान है कि जी उनको खुदा न खास्ता नुकसान ना पहुंचाया जाए। तो बजाय इसके कि आप अपने लीडर के लिए जाके बात करें, आप वहाँ पर जो है बैठकर अपने ये मामलात पे डिस्कशन कर रहे हैं कि आपकी गिरफ्तारी ऐसे हुई और शर्ट ऐसे फट गई और टर की आवाज़ आई और यूँ हो गया, और उस पर सारे जो है वो इंजॉय कर रहे हैं और हंसी आ रही है सबको बैठकर। और एक यानी पीटीआई वाले तो दोनों तरफ से ही तनकीद कर रहे थे कि भाई ना आप अपने लीडर की बात कर रहे हैं, ना आप मुल्क के जो मौजूदा अमन अमान की बदतर सूरत हाल थी, जो कल सारा दिन इतना बड़ा वाक़या हुआ है, उसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन उसके ऊपर आवाज़ उठाने के बजाय आप यहाँ पर आके ऐसे लग रहा है कि कोई टाइम पास करने आए हुए हैं कौमी असम्बली में। तो ये एक सीरियसनेस का आलम था और इसके ऊपर हर तरफ से तनकीद ही हो रही थी। अलबत्ता बाद में फिर असद कैसर और बाकी जो अपोजिशन थी उन्होंने वॉकआउट कर लिया इजलास का इसी मामलात के ऊपर के जो एजेंडा है उसमें जो मेन होना चाहिए था आज का टॉपिक, उसके ऊपर बात नहीं हुई। बहरहाल यहाँ से आगे बढ़ें तो अब थोड़ा सा ये जहाँ इन हालात की हम बात कर रहे हैं वहाँ पे मईशत की क्या हालात होंगे आपके ख़्याल से? ज़ाहिर सी बात है जिस मुल्क में इस कदर एक अदम इस्तेहकाम है हर लिहाज से, अमन व अमान के हवाले से भी, और फिर सियासी इस्तेहकाम नहीं है, तो वहाँ पर क्या मईशत का हाल होगा वो भी आप देख लीजिए। रोज़ हम इसकी आपको सुनाते ही रहते हैं कहानी, और आज डॉन न्यूज़ में भी एक बड़ा ज़बरदस्त आर्टिकल छपा है और उसने भी बड़ी इसकी सारी कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की कवरेज करते हुए ये बताया है कि अगर आप श्रीलंका के हालात को देखें, जब वहाँ पर डिफ़ॉल्ट किया श्रीलंका और जो वहाँ पे हालात बने थे,
तो उससे कुछ अरसा पहले यानी 1 आध साल पहले तक बिल्कुल वो इसी सिचुएशन में थे जो इस वक्त पाकिस्तान की है। ये बड़ी अलार्मिंग बात है जो आज डॉन में लिखी गई है कि उस वक्त के जो श्रीलंका के हालात आप देख लें और वही हालात आज आपको पाकिस्तान के नज़र आ रहे हैं। उसी तरह एक अदम इस्तेहकाम है, बेचैनी है, मईशत की आप सूरत हाल देख लें तो उसी हम नहज पर हैं कि कर्ज़े हमने वापस करने हैं। कोई हमें IMF का नया पैकेज फ़िलहाल बहुत कोई ग्रीन सिग्नल नहीं नज़र आ रहा। अभी जो रिसेंट उनकी एक होनी है मीटिंग, वो एजेंडे में पाकिस्तान का लोन कहीं है ही नहीं उसके। और जो हमारे दोस्त ममालिक हैं वो हमें अभी उस तरह से साथ नहीं देते हुए नज़र आ रहे। अब नया एक कर्ज़ के लिए दरख्वास्त डाली है इस हुकूमत ने सऊदी अरब को फिर से कि हमें कोई $1.25 अरब के जो मज़ीद पैसे दे दिए जाएं। लेकिन कितने पैसे और कब तक दें? कब तक कोई आपको कर्ज देगा? मतलब लिमिट ही होती है ना। आपसे कोई रोज़ आके हमसाया कर्ज मांगे तो क्या आप देंगे? भले आपके कितने अच्छे ताल्लुकात हो, 1 दफ़ा दे देंगे, 2 दफ़ा दे देंगे, वापसी हो नहीं रही, आप कितनी दफ़ा दे देंगे? तो ज़ाहिर है बेशक दोस्त ममालिक हमारे कितने ही अच्छे क्यों ना हों और हमेशा वो साथ निभाते ही रहे हों, लेकिन हर एक जगह पे कहीं ना कहीं जाके तो लिमिट हो जाती है ना किसी की। तो ये सारी सिचुएशन जो है वो आज रिलेट कर रहे थे इस चीज़ से कि पाकिस्तान जो है वो बड़ी तेज़ी से फिर से डिफ़ॉल्ट के ख़तरे की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि जो इस वक्त हालात हैं अगर उसमें फ़ौरी तौर पर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आती मईशत में तो फिर ये बहुत मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। जो कर्ज़ों की किस्तें इस साल में वापस करनी है वो कहाँ से वापस होंगी, कैसे होंगी, अगर उसमें कोई मज़ीद पाकिस्तान को सहूलत ना मिली, क्योंकि बाज़-औक़ात अक़सात की अदायगी के हवाले से कुछ सहूलत कर दी जाती है, रोल ओवर कर दिया जाता है, कुछ रीशेड्यूल कर दिए जाते हैं कर्ज़े। तो ये सारी चीज़ें कर कुर के बेचारे हमारे साथ लगे रहते हैं। तो अगर ये नहीं हुआ तो फिर आप बड़ी तेज़ी से डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। और हालत इस वक्त ही मुल्क की ये है कि लोगों के लिए ये महंगाई में जीना बिल्कुल आप कह लें कि मुमकिन ही नहीं रहा है, नामुमकिन हो चुका है ये बिजली के बिल देना, ये महंगाई से निमटना। और ऐसे में अगर आपका मुल्क खुदा न खास्ता इस तरह से डिफ़ॉल्ट की तरफ तेज़ी से जा रहा है तो आप सोच लें कि आप किधर खड़े हैं। और अगर इस तरह के तमाम हालात में हम बात करें कि इस्तेहकाम आना था तो वो आना था एक साफ़ शफाफ इलेक्शन से, और इलेक्शन इन्होंने कैसा कराया वो आप सबको पता है। और अब उसकी मज़ीद जो हर रोज़ की बुनियाद के ऊपर सबूत हैं वो सामने आना शुरू हो चुके हैं। पतन जो आपको पता है कि ये ऑडिट करता है इलेक्शन के मुख्तलिफ़ हलकों का, इन्होंने जो मज़ीद कुछ हलकों को आज चेक किया है, उसकी रिपोर्ट जो शाया हुई है वो बड़ी होशरुबा है। मुस्तफ़ा कमाल का जो हलका है, तारड़ का जो हलका है, नूर आलम का जो हलका है, मौलाना फजल रहमान का जो हलका है, फिर उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर का जो हलका है, ये तमाम हलकों के उन्होंने ऑडिट किए हैं। और इनमें से एक पंजाब का भी आपको पता है जो है तारड़ साहब का लाहौर का हलका है, फिर मुस्तफ़ा कमाल साहब का कराची वाला है, और बाकी जो हैं ये खैबर पख्तूनख्वा के 3 हैं, और फिर फजल रहमान साहब का पशीन से बलूचिस्तान का हलका है। तो ये जो ऑडिट आया है ये उसमें वही हमें पैटर्न नज़र आ रहे हैं बार बार। नंबर 1 पैटर्न जो नज़र आता है वो ये कि जो आपके सूबाई हलकों में टर्न आउट है वो कम नज़र आता है, और जो कौमी असम्बली का हलका है उसका टर्न आउट ज़्यादा नज़र आता है, और बहुत ह्यूज उसमें डिफरेंस हमें नज़र आता है। दूसरा जो हमें नज़र आता है कि जो फॉर्म 45 मुख्तलिफ अवेलेबल होते हैं जो ख़ुद इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भी डाले गए थे, उनमें भी बहुत सारों का रिकॉर्ड ही गायब होता है, वो मुकम्मल कंप्लीट फॉर्म 45 नहीं होते, और जो होते हैं अक्सर उनमें से वो भी ऐसे हैं जो तस्दीक शुदा नहीं होते। तो ये भी एक बेज़ाब्तगी हमें नज़र आती है, बार बार यही पैटर्न नज़र आता है। तीसरा जो हमें पैटर्न नज़र आता है वो ये नज़र आता है कि कुछ हलकों में, कुछ मखसूस हलकों में एकदम से जो टर्न आउट है वो 90% या 100% भी बाज़-औक़ात दिखाया गया है। यानी ये कैसे मुमकिन है कि आप के हलके में तमाम के तमाम लोग ही जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं वो आके वोट डाल दें? ये इम्पॉसिबल बात है, लेकिन वो हमें नज़र आ रही है कि ऐसा हुआ है। और नूर आलम खान साहब के हलके में तो 1-2 यानी कुछ पोलिंग स्टेशंस में 100% वोट कास्ट हुआ है, और कुछ पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पर 95% वोट कास्ट हुआ है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और ये इतना बड़ा मार्जिन, नूर आलम खान साहब को तूफ़ान ही इन्होंने वैसे की है धांधली, मतलब है कि हद ही कर दी, हद से भी आगे बढ़ गई है बात। तो ये हल्का नूर आलम खान साहब का था।
और उसके बाद फिर आप यहाँ पर मौलाना फजल-उर-रहमान का जो पशीन वाला हल्का है वहाँ पर देखें तो वहाँ पर भी जो रिकॉर्ड है वो बहुत सारा रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है। और इसी तरह से जो सूबाई हल्के हैं वहाँ पर आपको कम टर्न आउट नज़र आ रहा है, और जो इनकी फजल-उर-रहमान साहब की सीट थी वहाँ पर ज़्यादा नज़र आ रहा है। फिर मुस्तफ़ा कमाल साहब के भी हलकों में बड़ी दिलचस्प ये बात नज़र आ रही है कि 36,000 के करीब वोटों का फ़र्क है सूबाई और कौमी असम्बली के हलकों के दरमियान। और फिर यहाँ पर भी ऐसे पोलिंग स्टेशंस जहाँ पर बहुत ज़्यादा मैसिव टर्न आउट है, 90% से ज़्यादा टर्न आउट है। मज़े की बात ये कि वो सारे के सारे जो हल्के हैं वो मुस्तफ़ा कमाल साहब जीते हुए हैं, नूर आलम खान साहब जीते हुए हैं, अता तारड़ साहब जीते हुए हैं। यानी जहाँ पर एक्स्ट्रॉर्डनरी टर्न आउट दिखाया गया है वहाँ पर सिर्फ हुकूमती जो मेंबर्स हैं उन्हीं को फ़ायदा हुआ है, वही जीते हुए हैं। ये कैसी दिलचस्प बात है। तो ये बड़ा वाज़ेह है कि किस तरीके से बाद में ये सारा मैनेज किया गया इलेक्शन, और इनकी जीत को जाहिर करने के लिए ये जाली जो हैं सारे बनाए गए फॉर्म्स। उसके बाद फिर बैरिस्टर, लेकिन इंटरेस्टिंगली बैरिस्टर गौहर और जो उमर अयूब साहब का हल्का है, जो पीटीआई के दोनों MNAs हैं, इनके जो हल्के को ऑडिट्स हैं वो बताते हैं कि इनके हलकों में उस तरह से कोई बड़े पैमाने पर गड़बड़ या धांधली या कवायद और ज़वाबित की कोई बेकायदगी उस तरह से हमें नज़र नहीं आती। और काफ़ी हद तक पतन ने इन हलकों को फ्री और फेयर इलेक्शन के करीब तर करार दिया है। जबकि बाकी जो आपको मैंने बताए हैं जहाँ पर हुकूमती लोग जीते हैं, सिवाय फजल-उर-रहमान साहब हुकूमती तो नहीं है लेकिन इनके भी हलके में बहरहाल गड़बड़ पाई गई है। तो ये सारी जो सूरत हाल है इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इस किस्म का इलेक्शन करा के अगर आप ये सोचें कि मुल्क में इस्तेहकाम आ जाएगा, और जो आपने लीडिंग पार्टी थी उसको जिस तरीके से पहले तो निशान छीन कर, फिर उसके इलेक्शन में सारी गड़बड़ करके, और फिर उसके बाद मखसूस नशिस्तें ना दे के वो भी उनसे छीन के, हर तरीके से जिस तरीके से आपने अवाम के मैंडेट को पैरों तले रौंदा है, उसका नतीजा यही है कि आज एक भी चीज़ जो है इस हुकूमत और इसके पूरे हैंडलर्स और जो भी आप कह लें निज़ाम के करता धरता है उनसे कुछ भी संभाला नहीं जा रहा है। अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल, मईशत को आप देख लें, ओवरऑल लोगों की बेचैनी देख लें, कौन सी चीज़ है मुल्क में जो इस वक्त आप कहें कि वो पॉजिटिवली आगे बढ़ रही है। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।